भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए आज सभी लोग पढ़ेंगे. कल हम लोग देख रहे थे गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द योगा. गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द योगा में कल हम लोग देख रहे थे समय का ध्यान रखना है जब भी योग की प्रैक्टिस करनी है. स्थान का ध्यान रखना है. वेशभूषा मीन्स ड्रेसेस, जो हमारा ड्रेस सेंस है वो कैसा होना चाहिए. फिर योगाभ्यास एवं मात्रा मीन्स हमें 1 घंटे योग डेली करना चाहिए. फिर भी यदि हमारे पास समय नहीं है तो आधे घंटे करें, और आधे घंटे भी नहीं है तो 15 मिनट योगाभ्यास डेली करें. ठीक है. 15 minutes तो at any how you have to be perform yogasana in daily life. अब देखते हैं आयु. यहाँ से पढ़ेंगे. कौन पढ़ेंगे आज? जिनको भी लगता है हिंदी सही पढ़ सकते हैं वो स्टार्ट करेंगे. पढ़ेंगे लाजवंत जी. आयु. मन एकाग्र कर प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ अपनी आयु, शारीरिक शक्ति और क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए यथाशक्ति अभ्यास करना चाहिए. तभी वह योग से वास्तविक लाभ उठा सकेगा. 3 वर्ष की आयु से प्राणायाम व सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास प्रारंभ करके प्रत्येक आयु वर्ग के सभी स्त्री पुरुष अपने सामर्थ्य के अनुसार योगाभ्यास अवश्य करें. योग को अपना स्वभाव बनाएं. 10 वर्ष से अधिक आयु के बालक सभी योगिक अभ्यास कर सकते हैं. गर्भवती महिलाएं कठिन आसन आदि न करें. वे केवल शनेह शनेह दीर्घ श्वसन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम करें तथा ओम एवं गायत्री आदि मंत्रों का जप करें. मीन्स जो आयु एज की बात की जा रही है तो एज लिमिट क्या है? यहाँ पे लिखा है 3 वर्ष की आयु से प्राणायाम व सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करके प्रत्येक आयु वर्ग के सभी स्त्री पुरुष अपने सामर्थ्य अनुसार योग का अभ्यास कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रेगनेंसी टाइम आसन का अभ्यास ना करके अभ्यास करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का, और प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान का अभ्यास करेंगे. गायत्री मंत्र का अभ्यास करेंगे, ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे. तो ये क्या है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, किस समय कौन से आसन करने हैं, कौन से आसन नहीं करने हैं. यदि बच्चे हैं तो बच्चों को कौन से आसन करवाने हैं और क्या नहीं करवाना है. ये भी एक होता है ना कि योगाभ्यास में तो सभी चीज़ें हैं, पर किस समय किसके लिए क्या उपयोगी है इसका भी ध्यान रखना है. इसके बाद है अवस्था एवं सावधानियां. आगे पढ़ेंगे लाजवंत को. सभी अवस्थाओं में आसन एवं प्राणायाम किए जा सकते हैं. इन क्रियाओं से स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बनता है. वह रोगी नहीं होता और रोगी व्यक्ति स्वस्थ होता है. परंतु फिर भी कुछ ऐसे आसन हैं जो रोगी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए. यथा जिनके कान बहते हों, नेत्रों में लाली हो, स्नायु एवं हृदय दुर्बल हो, उन्हें शीर्षासन नहीं करना चाहिए. हृदय दौर्बल्य वाले को अधिक कठिन आसन जैसे पूर्ण शलभासन, धनुरासन एवं चक्रासन आदि नहीं करने चाहिए.
अंडकोश वृद्धि वालों को भी वे आसन नहीं करने चाहिए जिनसे नाभि के नीचे वाले हिस्से पर अधिक दबाव पड़ता है। उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को सिर के बल किए जाने वाले शीर्षासन आदि तथा महिलाओं को ऋतुकाल में 4-5 दिन कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इन दिनों में महिलाएं सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम एवं ध्यान आदि का अभ्यास अवश्य करें। जिनको कमर और गर्दन में दर्द रहता हो वे आगे झुकने वाले आसन न करें। चलिए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं यहीं पर कि पहले तो हमने क्या देखा कि जिनको हृदय रोग है या जिनको सीवियर प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कौन से आसन नहीं करने चाहिए। हृदय रोगियों को पीछे झुकने वाले आसन क्यों मना किए जा रहे हैं? थोड़ा सा तो ठीक है, लेकिन यदि पूरा पीछे झुकने वाले कंप्लीट पोस्चर लेंगे आसन के तो वो हृदय रोगियों के लिए हार्मफुल है। और जो लोग वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो भी पूर्ण आसन लगते हैं जिसमें चक्रासन, धनुरासन, शलभासन और भी कई आसन है, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, जिनमें काफ़ी एनर्जी लगती है तो वो आसन ना करें। फिर है फीमेल का जो एक सर्कल है मंथली हमारा 4-5 डेज़ का, उसमें भी जो आसन टफ हैं या एडवांस आसन है उनका अभ्यास ना करें। वहाँ पर केवल सूक्ष्म व्यायाम करें और वो भी सूक्ष्म व्यायाम में केवल और केवल पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 में केवल पैर की उंगलियों, पैर के पंजे, पूरे पैर को मूव कराना, तितली आसन, हाथ में किए जाने वाले मुट्ठी बंद करना, खोलना, हाथ घुमाना, ठीक है। और फिर कोहनी नमन, स्कंद चक्र, जो हमारे ग्रीवा संचालन के अभ्यास है, सिर्फ ये अभ्यास कर सकते हैं जो 4-5 डेज़ का सर्कल है उसमें। और यहाँ पर भी जो प्राणायाम की बात की जाती है तो प्राणायाम केवल अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जो फोर्सफुली प्राणायाम किए जाते हैं उनका भी अभ्यास नहीं करना है। फिर है 1 मिनट बात करते हैं। इसके बाद है जिनको कमर और गर्दन में दर्द रहता है वे आगे झुकने वाले आसन ना करें, ठीक है। अब 1 मिनट रुकेंगे। प्रणाम हेमंत भैया। हेलो हेमंत भैया, आवाज़ आ रही मेरी? चलिए लाजवंती मैम बोलेंगे, कुछ कह रहे थे। जी प्रणाम डॉक्टर साहब, नमस्ते। अच्छा आप कंटिन्यू करिए ना, मैं तो थोड़ी सी ठीक है। लाजवंती मैम कुछ बोल रहे थे। दीदी जैसे आजकल ये हृदय रोग की समस्या सामान्य हो गई है, तो मेरा ये पूछना था जैसे कोई पहले से ही चक्रासन, धनुरासन वगैरह कर रहे हैं और बाद में उनको पता चलता है तो वो कैसे, मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये नहीं करने हैं? जैसे चेकअप वगैरह नहीं करवाया है उन्होंने। अच्छा ठीक है। देखिए जो लोग पहले से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रेगुलर प्रैक्टिस पहले से कर रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, उनको प्रॉब्लम कब हो सकती है, आज सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी करीब 2 साल पहले मेरे पास योग करने वाले जो लोग हैं और अच्छे लोग हैं, ठीक है, उन टीचर्स की कम से कम 4 से 5 टीचर्स की डेथ हुई है। उसमें से एक तो बिल्कुल सही से, बिल्कुल न्यूज़ जो सामने की है मेरे पास, ठीक है, और बाकी और भी लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी डेथ हुई थी, जो लोग बहुत अच्छे आसन करते थे और वो क्या कर रहे थे कि जब सिखाने जा रहे हैं लोगों को, ट्यूशन लेते थे, होम ट्यूशन्स या कुछ अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस घर पे चला रहे थे, वो हमें पता नहीं, बस ट्यूशन लेते थे ये हमको पता है। तो वो उनका कारण क्या था, एक कॉस्ट फैक्टर ये था कि वो एक जगह उन्होंने सिखाया योगासन, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 5 से 6 जगह लगातार वो सिखा रहे हैं। अब जब लगातार 6 जगह 6 घंटे आसन करेंगे, सिखाएंगे और डाइट आप सामान्य ही ले रहे और डाइट अच्छी भी ले, फिर भी यदि आप आसन सिखाएंगे और आप वो आसन सिखा रहे हैं जिनमें कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो रही है, तो ऐसे आसन करना लगातार जब करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसे में हार्ट अटैक की समस्या सबसे अधिक बढ़ जाती है। जो जिम ज्वाइन करते हैं जो लोग, वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, हार्ट की समस्या। वहाँ हार्ट और कैंसर जिम ज्वाइन करने वालों के साथ जो करते हैं वहाँ क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि जब हम चाहे वो लगातार योगासन कराएं या जिम में प्रैक्टिस करें, जब भी आप कंटिन्यूटी के साथ फास्ट
बॉडी को रिदम देंगे। कोई भी आसन के साथ या वहाँ पर जो जिम करते हैं वहाँ जिम मशीन पर बैठकर आप काम कर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब बहुत फास्ट ब्लड मूव करेगा बॉडी में तो क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेसिंग है ब्लड की फ्लो करने की बॉडी में, और एक होता है कि उसके जो अपना नेचुरल प्रोसेस है उससे आप फास्ट कर देते हैं ब्लड का फ्लो। तो जब ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाएगा तो जो हार्ट का जो एक नेचुरल प्रोसेसिंग है ब्लड को सप्लाई करने का जो एक तरीका है वो कंफ्यूज हो जाता है। मीन्स हार्ट कंफ्यूज हो जाता है ब्लड को सप्लाई करने में। इस कारण से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही। जब आप एक नेचुरल सिस्टम के साथ बॉडी काम करती है तो उसको आप एक्सेस इतना वर्क क्यों दे रहे हैं? तो कभी तो आप सक्सेस भी हो जाएंगे लेकिन हर समय सक्सेस नहीं होंगे। तो जो अभी लाजवंती मैम आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो लोग योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उनको ये समस्या हो जाए, उन्हें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले ध्यान रहे कि जो भी आसन करवाने के लिए आप बताएंगे लेकिन करेंगे सिर्फ 1 घंटे ही आसन। उसके बाद फिर आप डेमोन्स्ट्रेट करते समय जब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो किसी और व्यक्ति का सहारा लें और यह खुद करें। तो बस थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दूसरा जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो केवल इसी वजह से नहीं है कि आप केवल योगासन कर रहे हैं, वो अगर लगातार कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम होगी। और दूसरा जिम वाले जो लोग फास्ट कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं और देर रात में प्रैक्टिस कर रहे हैं जिम में जाकर, वहाँ प्रॉब्लम होगी हार्ट की। तीसरा हार्ट की प्रॉब्लम का जो एक और कारण है वो ये है कि जब भी हमारा जो लिवर से कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है वो यदि गाढ़ा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जब लो और हाई इसकी क्वालिटी होती है, तो जब कोलेस्ट्रॉल कब हमारा ठीक नहीं होता है? जब भी जो हम रिफाइंड ऑयल है या ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जिनका ऑयल अच्छा नहीं है, तो वो ऑयल क्या होगा कि ब्लड के साथ मिलकर ब्लड को गाढ़ा कर देता है। और जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं जिनसे ब्लड सप्लाई होता है पूरी बॉडी में, प्यूरिफाइड ब्लड पहुंचाया जाता है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड फिर लंग्स को प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास भेजा जाता है, तो ये ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो जो रास्ते हैं वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएंगे, तभी बोलते हैं आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रहे हैं, वेन्स में, कैपिलरीज में, फिर और भी प्रॉब्लम, फिर बीपी हाई हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हमारे खान पान पर भी डिपेंड करता है, हमारे गलत योग आसन करने पर भी डिपेंड करता है। जिम में देर रात जब हम जिम में प्रैक्टिस करते हैं तब भी हार्ट की समस्याएं बढ़ती हैं। फिर 4th नंबर पे आते हैं, जब आप लगातार लंबे समय तक किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं करते हैं, स्वयं को या दूसरों को, ये चौथा कारण है। ठीक है, तो हार्ट की समस्या किसी एक कारण से नहीं है। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो उसका कॉज फैक्टर केवल एक था। और अगर यदि हम अपने परिप्रेक्ष्य से देखें तो जितना हम काउंसलिंग करते हैं और लोगों से मिलते हैं, अब तो ऐसा लगता है कि रेयर में अगर हम 500 लोगों से मिलेंगे तो 500 में से शायद ही एक व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए जो ये कह दे कि हम अपने जीवन से खुश हैं, हम अपने जीवन से खुश हैं, या हमें किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है, ना खुद से और ना दूसरों से। तो जब आपकी यही चीज़ ठीक नहीं है तो हार्ट तो ऐसे ही वीक हो रहा है आपका। अब आपको लग रहा है कि आप योगासन करें, योगासन आप 10 साल से करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपका योग आसन तो केवल आपकी बॉडी को ठीक, बॉडी के जो हमारे हाथ पैर है उनका जो मूवमेंट है उसको ठीक कर रही है, लेकिन आपके जो पर्टिकुलर ऑर्गन का जो पर्टिकुलर वर्क है उसको क्या चाहिए? आपका जो हार्ट है उसको क्या चाहिए हीलिंग के लिए? हार्ट को हीलिंग के लिए एक अच्छी डाइट चाहिए और आशीर्वाद देने वाली भावना चाहिए। ठीक है, ब्रेन को हीलिंग के लिए क्या चाहिए? सब समझ के बताओ, ब्रेन को हीलिंग के लिए क्या चाहिए? जैसे हमने हार्ट का बताया, ऐसे ब्रेन के लिए बताइए क्या चाहिए ब्रेन को हीलिंग करने के लिए? ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, आध्यात्मिकता चाहिए, उसको ध्यान चाहिए, मेडिटेशन। ठीक है, ब्रेन को हील करने के लिए सबसे पहले सत्संग चाहिए या अच्छी
अच्छा ज्ञान चाहिए जो हमारे बाहर की समस्याओं को साधारण तरीके से ठीक कर सकता हो। तो ब्रेन की हीलिंग किससे हो रही है? ज्ञान से हो रही है। अब वो ज्ञान हमारा आध्यात्मिक भी हो सकता है और हमारा व्यावहारिक ज्ञान भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसी में हम फिर यदि मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन जब आपका जो ब्रेन है उसको ज्ञान की बात समझ ही नहीं आ रही है, ना वो ज्ञान सीखने के लिए तैयार है, ना ज्ञान की बात समझ आ रही है, तो आप करते रहिए आराम से ध्यान। ना तो जीवन में कभी ध्यान लगेगा और ना कभी आपकी समस्या सॉल्व होगी। चाहे जितना भी आप योग करने की कोशिश कर लें, लेकिन योग करने से पहले आपको अपनी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। काउंसलिंग होता है जब आपको ये मान लो आपको पता है योग में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके मन में तो पहले ही फीडबैक भरा हुआ है कि सभी लोग हमसे नफरत करते हैं, ये योग से कभी ठीक नहीं होगा। पहले इस बात को काउंसलिंग की जाती है खुद से या किसी के गाइडेंस में कि नफरत क्यों कर रहे हैं लोग, क्या कारण है इसके पीछे। जब कारण पता चल जाएगा तब आप योग की प्रैक्टिस करेंगे तो उसका लाभ होगा आपको। और कारण नहीं पता चला तो योग की प्रैक्टिस आपने तो खुद भी तो देखा होगा कि लोग 10-10 साल से योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी दवाई ले रहे हैं। ये पॉसिबल है कहीं? आपको पता है हाई बीपी लो बीपी केवल 3 दिन में ठीक होता है, इंसुलिन 3 दिन में बंद होता है। ये योग की ही बात बोल रहे हैं अभी यही से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि योग जो एक योग और फिर इसमें आयुर्वेद डाइट ये सब कनेक्ट कर दो तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जिससे आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और थोड़ी ज़्यादा गंभीर चीज़ें हैं तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी, वो कह सकते हैं 3 महीने 6 महीने का समय लेंगी। लेकिन सब कुछ ठीक तभी होगा जब आपने अपनी काउंसलिंग की होगी। जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होता है तब तक दुनिया में कोई भी योग काम नहीं करता है। मैम जितना भी आप करने का ट्राई करो, जैसे कि आप फिक्स अपनी काउंसलिंग करके भी बैठ गए आप मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, उसके बावजूद भी फिर भी नेगेटिव थॉट्स आते तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करें? एक बार आपका फेस देखेंगे हम। जी मैम। चलिए, ये बहुत बार होता है कि मैं क्लास लेने पे जाती हूँ, मैं उनको भी उस चीज के लिए बोल देती हूँ, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज मुझ पे ही हावी हो जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ मैं खुद भी, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? देखो जब ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं संभव हो रहा है तो एक दिन हम ही से काउंसलिंग करा लेना, ठीक है। जब लगे बहुत ज्यादा नीड है, मेरी एक्सपर्टीज है इसी में, काउंसलिंग में, ठीक है। जब लगे कि कुछ संभव नहीं हो रहा तो हम ही से करा लेना काउंसलिंग, ठीक है। देखो पता है क्या है, एक बात समझते हैं आज छोटी सी। कई बार हम लोग ना जीवन में जीवन को जीवन की तरह नहीं देखते हैं, जीवन को जीवन की तरह नहीं देखते हैं। देखो ये जो संसार है इसको योग के परिप्रेक्ष्य से भी देखें और सामान्य जीवन के परिप्रेक्ष्य से भी देखें। ये जो संसार है हमें यहाँ क्या करने के लिए आए हैं या क्या करने के लिए मिला था ये संसार? केवल अपना अच्छे से अच्छा रोल प्ले करना था यहाँ, ठीक, अच्छे से अच्छा रोल प्ले करना था। दूसरा, हर क्षण ये याद रखना था कि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, कभी भी हम जा सकते हैं इस दुनिया से। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि इस संसार में आसक्ति करनी है? लिखा है? कहीं लिखा है कि हमें दुखी होना है, दुखी होने के लिए जीवन मिला है? एक भी ग्रंथ उठा के दिखा दो, नहीं लिखा है, ठीक। सभी में एक ही चीज़ लिखी है कि ये जीवन बहुत सुंदर है, ये परमात्मा जितना सुंदर है उससे भी सुंदर ये सृष्टि है, ठीक है। और जितनी सुंदर ये सृष्टि है वो केवल इसीलिए है कि केवल और केवल हम इसमें क्या कर सकते हैं अच्छा। तो हम क्यों जुड़ रहे हैं यहाँ पर? अपने कर्म से जुड़ना है कि कर्म कितना अच्छा होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति से नहीं जुड़ना है। व्यक्ति की बात से जुड़ना है कि व्यक्ति की बात क्या है, ठीक है। व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, क्योंकि व्यक्ति हो सकता है आज उसकी डेथ हो जाए, लेकिन उसकी बात जब तक मेरा जीवन है तब तक जीवित रह सकती है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, समझने, एक मेरे पास काफ़ी दिन पहले की एक घटना बताते हैं, और सच बोले ये घटना मेरी नहीं है, ये संदीप माहेश्वरी जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, उनका है। उन्होंने बताया कि एक पर्सन उनके पास आया
उसने कहा कि हम 1 साल हो गया है, 1 ईयर कंप्लीट होने वाला, बहुत कोशिश की हमने, बट हम ध्यान नहीं कर पाए, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी ने कहा 1 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जरा अपने घर की हमें कंडीशन बताओ, घर में कितने लोग हैं, घर कैसे क्या चल रहा है, वो पूछा। जैसे ही उसने अपने घर की कंडीशन बताई तो पहले तो घर में कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, एक वो, फिर दूसरा उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि ये उनका आंसर था इसलिए हमने उनका नाम लेके बताया, अदरवाइज़ मेरी यही सोच ही है। उन्होंने बोला कि जब आपके अर्निंग सोर्सेज उतने नहीं हैं जितने की आपको ज़रूरत है, तो पहला तो वो वीक पॉइंट हो गया, दूसरा आपसे आपके घर के लोग ही बहुत असंतुष्ट है, एक नहीं सभी हैं। इसका मतलब है कि पहले आप अपनी कमजोरियों को सुधारें, फिर ध्यान में बैठेंगे जाकर, और जाइए ध्यान बंद करिए, पहले अर्निंग सोर्सेज स्टार्ट करिए, जाके मन लगा के जब अर्निंग सोर्सेज स्टार्ट करिए, जिससे अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, और उसके बाद फिर एक एक कदम योगासन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, और उसके साथ साथ पहले अपने आप को प्योरिटी के फॉर्म में रखेंगे। ध्यान रखना ममता जी, इस दुनिया में एक अभी परसों का नाम नहीं बताएंगे, एक इंटरव्यू है, एक बहुत हायर पर्सनालिटी का इंटरव्यू है। उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था इस सृष्टि में सब कुछ हो सकता है संकल्प बल के माध्यम से। तो उन्होंने बोला, ये शायद आप लोगों ने भी कभी सुना होगा कि एक सुई का जो छेद होता है, होल होता है सुई का, एक सुई के होल से भी ऊंट निकल सकता है, कैमल, ठीक, कैमल निकल सकता है, ये संभव है संकल्प बल से। लेकिन बिना पवित्रता के, 100% प्योरिटी के बिना कोई व्यक्ति ध्यान में नहीं उतर सकता, ठीक है। इसलिए जब हमसे कोई भी बोलता है ना कि ध्यान के लिए, तो हम उसको तुरंत बोलते हैं कि भूल के भी ध्यान की कोशिश ना करो, केवल और केवल अपने जीवन को के प्रति ईमानदार हो जाओ। जैसे ही आप ईमानदार होगे ना, जिस क्षण बैठोगे लेटोगे वहीं ध्यान लग जाएगा, ठीक है। ध्यान कोई कोशिश नहीं है, ध्यान एक पवित्रता का नाम है। जैसे वो पवित्रता घटती आप बैठ जाओगे ध्यान में, ठीक है ना। तो क्या करना है कि पहले जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स फेस करते हो वहाँ वहाँ ये सोचो कि केवल कर्तव्य करना है, व्यक्ति और वस्तु से नहीं जुड़ना है, बस हो गई। बस या जैसे ये फीलिंग्स लेकर काम करोगे ना, अपने आप ही लगेगा जीवन सरल है। और जब भी कुछ करो तो ये सोच कर करना कि जो कुछ हम करते हैं, जैसे मान लो हम आपको पढ़ाते हैं, हम और हेमंत भैया, तो हम और हेमंत भैया आपको इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आप हमें कुछ देंगे, ठीक है, या हम ये कहते हैं कि आपके लिए पढ़ाते हैं। सच्चाई तो ये कि हम अपने लिए भी पढ़ाते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि पढ़ाने से हमें भी आनंद मिलता है, और हमारा दोनों लोगों का पैशन ही है। और जहाँ जिसका पैशन होता है वहाँ उसे थकान नहीं होती। हम सुबह 3 बजे उठे हैं, नॉन स्टॉप वर्क हो गया है, 11 बजे सोए थे, अभी हम 7 घंटे की जर्नी करके वापस आ रहे हैं, ठीक है, और बस एंट्री की और क्लास के लिए बैठे हैं। ये चीज मैम आपने जैसे बोली ना, पेशन आप फॉलो करते हैं। जैसे अब मैं छोटे बच्चों को एडवांस सिखाती हूँ, आसन करवाती हूँ, मैं उनके साथ कितना भी टाइम स्पेंड कर लूँ मुझे ऐसे लगता ही नहीं है। जैसे ही जहाँ बात आती है प्राणायाम और ध्यान करवाने की, फिर मैं अपने आप को पीछे पुश करने लगती हूँ। थोड़ी सी देर में मैं खुद बोरिंग फील करने लगती हूँ उसके अंदर। तो बस वही चीज नहीं, कोई बात नहीं। जो सुबह की क्लास है ना मेरी, उसको धीरे धीरे अटेंड करना। जितनी भी बोरियत फील कर रहे होगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी तो हम आप लोगों को, जो लोग सुबह जुड़े हो अभी एक भी दिन क्लास में, नहीं मैम, सुबह वाली मैं इसलिए नहीं जुड़ पाई क्योंकि मेरे मास्टर्स के एग्जाम चल रहे थे, तो सुबह मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, इस वजह से। कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम के बाद फिर ज्वाइन करना। तो धीरे धीरे, पता है कई बार कुछ चीज़ें हम अपने से नहीं उतना अच्छा कर पाते हैं, पर किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमें वो चीज़ें बहुत ईजी समझ में आने लगती हैं, ठीक है। तो वो करो, जैसे ही आप करेंगे 10 से 15 दिन, फिर आपको लगेगा कि सच में प्राणायाम बहुत आवश्यक है, और योग में प्राणायाम ही योग का प्राण है, ठीक है। प्राणायाम एकमात्र ऐसा साधन है
जिससे दुनिया में 2 महापाप हैं इस सृष्टि में। कौन से 2 महापाप हैं? एक भ्रूण हत्या और एक ब्रह्म हत्या। ठीक, एक ब्राह्मण की हत्या और एक भ्रूण हत्या। ब्रह्म हत्या मीन्स जो लोग अध्यात्म के रास्ते में बढ़े हों उनकी हत्या, वो ब्रह्म हत्या है, और एक भ्रूण हत्या। 2 महापापों का भी अगर कोई 1 साल प्राणायाम ठीक से करता है तो इन महापापों से भी मुक्त हो सकता है। ठीक है, पूरे प्रमाण के साथ है ये योग वशिष्ठ में। तो इसलिए प्राणायाम को बहुत शिद्दत से करना। जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाए, सुबह ज्वाइन करोगे और देखना आप 10 से 15 दिन में ही अच्छा फील करोगे प्राणायाम करके। ठीक, और कभी किसी भी चीज़ से कर्म जोड़ना कि काम कितना अच्छा करना है, लेकिन उससे कोई भी अटैचमेंट नहीं होना कि इससे हमें कुछ लेना है। जो मिलना होगा वो प्रकृति अपने आप देने के लिए तैयार है। गिव एंड टेक पर काम करती है सृष्टि। ठीक जी मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि अवस्था और सावधानियाँ क्या क्या हैं, और उसमें फीमेल के लिए, बच्चों के लिए। और हाँ, एक बात सब ध्यान रखेंगे, जब भी किसी व्यक्ति को सीवियर डिजीज़ हो तो कोई भी आसन नहीं कराएंगे, ना आसन कराएंगे। सूक्ष्म व्यायाम में कुछ चीज़ें ले सकते हैं और उसको भी ना कराएं तो अच्छा है। केवल प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग कराएंगे कि आराम से गहरा सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम या ओम चैंटिंग बिल्कुल रेस्टिंग मोड में कराएंगे। तो ये क्या है, ये उसके हार्ट और ब्रेन की हीलिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि ये कुछ चीज़ों में शलभासन नहीं करना, धनुरासन। मेरी समझ से जितना मेरा लंबे समय का अनुभव है कि आप सभी के लिए कि जब भी सीवियर कंडीशन हो तो आसन टच नहीं करेंगे। प्राणायाम में भी केवल अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और ओम चैंटिंग रिदमेटिक मोड में कराएंगे। बोलेंगे पूजा जी? मैम, सीवियर कंडीशन मतलब जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे मान लो किसी का कोई ऑपरेशन होने वाला हो, सिजेरियन कंडीशन हो, ठीक है, उस टाइम पे नहीं करेंगे। किसी का सिजेरियन हो गया हो, कोई ऑपरेट हो चुका हो 6 महीने से 1 साल हो रहा हो, 1 ईयर, तब भी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ऑपरेशन के दरमियान ही से वो नहीं करेंगे। प्लस मान लो किसी के अभी अल्सर हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, तो फिर नहीं करेंगे आसन। ठीक है, किसी का मिड बैक पेन हो रहा है या सर्वाइकल हो रहा है तो पीछे आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। ठीक, एक चीज़ सब नोट करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने सिलेबस में नोट करेंगे कि जिनको हाई बीपी की समस्या है वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। जिनको हाई बीपी की समस्या है वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, और जिनको लो बीपी की समस्या है वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। ठीक, अब दूसरा एक और इसी में कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं। यदि देखो ये हाथ है हम लोगों का, ठीक, ये वाला पाम पोर्शन है, ये बैक साइड है, तो यही हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे कि यदि हमारी बैक साइड में पेन हो रहा है स्टार्टिंग से लास्ट तक, बैक साइड में पेन हो रहा है तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। ठीक, पूरे शरीर में बैक पेन है कहीं पर भी, सिर से लेकर पैर तक, तो आगे नहीं झुकेंगे। ठीक, और यदि हमारे फ्रंट में कोई पेन है तो पीछे नहीं झुकेंगे। ठीक, इस बात को बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली ध्यान रखना है। हाई बीपी लो बीपी का कॉन्सेप्ट कि हाई बीपी वाले पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे और लो बीपी वाले आगे झुकने वाले आसन नहीं, क्योंकि जिनका लो बीपी है, लो का मीन्स शांत है, और झुकेंगे आगे तो और शांत होंगे हम। ठीक, तो इसलिए नहीं करें। हाई बीपी क्या होता है, एग्रेशन मोड होता है, एक एग्रेसिव मोड में होते हैं। फिर क्या होगा कि जब पीछे झुकते हैं तो हमारे शरीर में हीट बढ़ती है, पीछे झुकने से हीट बढ़ती है और आगे झुकने से कूलनेस बढ़ती है। ठीक है, तो लो बीपी पहले ही कूल है तो इसलिए आगे नहीं झुकेंगे, हाई बीपी पहले ही उनका हीट बढ़ा हुआ है तो वो पीछे नहीं झुकेंगे। क्लियर सभी को मेरी बात? ठीक है, क्योंकि पढ़ते समय छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जिन्हें अलग रखना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे भी और करवाएंगे भी, इसलिए। चलिए, ममता जी कुछ बोल रहे हैं कि हैंड रेस था ऑलरेडी आपका। बैक पेन वाला एक बार वापस बता दीजिए, बैक वाला। अपना एक पिक्चर भी बना लेना जहाँ कहीं आपका सिलेबस हो। ठीक, ये है
ये फ्रंट है हमारा, ये बैक है ना, ये तो क्लियर है ना। पाम पोर्शन में मीन्स फ्रंट हो गया हमारा, और ये वाला पोर्शन ये बैक हो गया हमारा। तो जब भी बैक साइड समस्या होगी तो आगे नहीं झुकेंगे। अब देखो ऐसे समझ लो, मान लो ये हमारी सर्वाइकल है, ठीक है, ये सर्वाइकल है, यहाँ पेन है, तो सर्वाइकल में जब आगे झुकते हो तो पेन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही आप समझ लो कि हमारे कमर में जो हमारी स्पाइन का लोअर पार्ट है वहाँ पेन है, आगे झुकोगे तो पेन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जिस जगह पेन होगा उसमें खिंचाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखो पीछे पेन है तो आगे झुकोगे तो खिंचाव होगा, स्ट्रेचिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक। ऐसे ही आगे समस्या होगी तो आप पीछे झुकेंगे तो स्ट्रेचिंग होगी कि नहीं होगी। मान लो आपके पेट में पाचन तंत्र में समस्या है, अल्सर है, और आपसे हम कहें कि धनुरासन करें, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, ठीक, क्योंकि धनुरासन में पेट पे खिंचाव पड़ रहा है, स्ट्रेचिंग आ रही है, तो फिर वहाँ होगी। तो ये पूरा एक हमारा क्या एक फंडा है कि जब आगे समस्या फ्रंट में होगी तो बैक नहीं झुकेंगे, और बैक में समस्या होगी तो फ्रंट में नहीं झुकेंगे। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सडन, जब सडन पूछा जाता है तो आप ही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन सेंस से फिर आती है। तो इसलिए बस हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ये इस तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है। बोलेंगे मालविका जी। मैडम हम एडवांस आसन करते हैं तो कभी जैसे हम भुजंग आसन करते हैं तो बैक में पेन आता है, तो हम शशांक आसन करते हैं उसके बाद क्योंकि पेन रिलीज हो जाए, इसीलिए तो ये कर सकते हैं। कोई देखो, जब हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं, एक बात तो हमने सबको बोल रखी है, वो ध्यान से नहीं सुना है तो अगेन सभी लोग ध्यान में रखेंगे। जब भी हम, एक होता है कि क्लास का पार्ट है सिलेबस, ठीक है, तो उसे हमें पढ़ना है, पढ़ने वाली चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट की बात करते हैं। जब भी हम अपने लिए, एक होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। देखो जब हम लोग 8th में पढ़ते थे तो सभी सब्जेक्ट पढ़ते थे, ठीक, 10th में आए कुछ और कम हो गए, 12th में आए कुछ और कम हो गए, BSc में आए कुछ और कम हो गए, MSc में आए और कम हो गए, एक सब्जेक्ट बचा, और जब PhD में आए तो केवल एक टॉपिक बचा, ठीक, क्लियर हुआ पहले एक चीज़। ऐसे ही सिलेबस में सब कुछ है प्रैक्टिकल पार्ट, लेकिन हमें क्या करना है, अपने लिए यदि हम चूज करेंगे तो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी डिजीज के अनुसार, वेदर के अनुसार आसन का चुनाव करेंगे, ठीक, अपनी नेचर के अनुसार। नेचर वात पित्त कफ होता है, ठीक है, अपनी नेचर के अनुसार, अपने नेचर के साथ साथ यदि कोई डिजीज है, रोग है, उसके अनुसार। थर्ड है मौसम के अनुसार। 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सभी को योग की प्रैक्टिस का चुनाव करना चाहिए, और जब भी कभी आप एक्सपर्ट बनेंगे तो इसी के आधार पर बनेंगे, ठीक है। ऐसे टीचर बन सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। एक्सपर्ट बनने के लिए एक्सपर्ट वाली क्वालिटीज़ भी रखनी होती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। और वैसे कर रहे हैं तो जब, और हाँ अब आते मालविका जी आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि सपोज हम लोग आसन करते हैं, तो कोई भी आसन करेंगे तो उसमें हमेशा उसका एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, काउंटर पोज होता है, हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी तो नाम में आ गया, काउंटर पोज है, वो जरूर करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि वो मसल्स में जहाँ खिंचाव आया, स्ट्रेचिंग आई, तो काउंटर पोज से वो बराबर हो जाएगा, तो वो करना है। लेकिन ये वो पेन नहीं है कि आपने अभी मान लो किया आपने भुजंगासन, आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आई लोअर बैक पेन में, फिर आपने काउंटर पोज किया ताकि वो स्ट्रेचिंग नॉर्मल हो गई, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन आपको यदि हम कहते हैं लोअर बैक पेन है और फिर आप ऐसा कर रहे हैं, तब ये नहीं कहेंगे, ठीक है, तब ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि लोअर बैक पेन में आपको वो आसन ही नहीं करने हैं जो आपको लिए ठीक नहीं है। तीसरी चीज़ समझ ले ध्यान से, योग में इतनी सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस की कि आप केवल लेट कर भी, फ्लैट लेट कर भी अपने आप को 100% ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कभी नहीं सोचे कि हमें यही करना है, ऐसे ही करना है।
हम लोगों के जीवन का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? एट एनी हाउ वी हैव टू बी हेल्दी। स्वस्थ रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है, ना कि कितने हम आसन कर पाते हैं, कितने वेरिएशन ले पाते, ये नहीं है। तो जिन चीज़ों से हम स्वस्थ हों उनका चुनाव करेंगे। कोर्स में है तो जिन चीज़ों को हमारी प्रकृति, हमारी बॉडी अलाउ कर रही है उनको हम करेंगे। जिनको हमें लगता है कि हमारी बॉडी, हमारी नेचर हमारा अलाउ नहीं कर रहा है, तो हमें वहाँ क्या करना है कि वहाँ केवल हमें उस बात को पढ़ना है और समझना है, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ठीक है, बोलेंगे मालविका जी? हेलो मालविका जी, सॉरी मानिक जी बोलेंगे। मैम, अभी हमारे यहाँ पे कैसे बोलते हैं कि एज इज नो लिमिट, तो आप कौन से भी एज में कौन से भी आसन कर सकते हैं। पर आपने क्या बोला था कि 40s के बाद थोड़ा एडवांस आसनास वगैरह हमें नहीं करने चाहिए, अपने हेल्थ के हिसाब से हमें करने चाहिए। तो हियर सम पीपल आर ट्रेनिंग, मीन्स क्या बोलते, सीनियर लोग हैं, उनसे भी एडवांस आसनास करके ले रहे हैं, तो ये कितना मीन्स सेफ है? ये क्या है इस समय? देखो, आपको पता है ना, कोई व्यक्ति 10 दिन योग सीखता है, वो भी योग टीचर बन गया। ठीक, एक हंसी की बात बताते, बहुत हंसी की बात बताएंगे। मेरी डॉक्टरेट हुई, ठीक है, काउंसलिंग हमने अपनी यूनिवर्सिटी में, टॉपर है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी से में आती है, कनेक्टेड है, और नेट JRF में मेरी 3rd रैंक है ऑल इंडिया में JRF में। ये सब करने के बाद जब हम अपने ससुराल में थे, वहाँ पर एक बार एक पर्सन आए घर पे, और हमारी एब्सेंस में जो हमारी मदर इन लॉ हैं और फादर इन लॉ, उन लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, और हमने 5 साल यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई की, छुट्टियों में घर भी आते थे, आफ्टर मैरिज किया सब कुछ। तो वो लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने 11 दिन में योग की पढ़ाई की, हम योग टीचर बन गए। तो उतनी देर में क्या हुआ कि माहौल घर का थोड़ा बिगड़ गया। तो हम हस्बैंड के साथ बाहर से घूम कर आए, तो मम्मी ने हमको, जो मतलब जितना वो डांट सकती थी पब्लिकली सबके साथ, उन्होंने कहा, देखो एक ये है बेवकूफ़, ये 5 साल इन्होंने लगा दिए वहाँ पर, और ये देखो 11 दिन में बता रहे हैं सिर्फ 1500, पता नहीं 3000 क्या रुपए बता रहे, उतने दिन में इन्होंने पूरी पढ़ाई की है। फिर हमने सोचा कि अब मामला तो बहुत बिगड़ चुका है। तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमको पता नहीं था, अगर ये पहले मिल जाते तो जहाँ से इन्होंने किया था वहाँ से हम भी कर लेते, लेकिन अब तो पूरा होने ही वाला है। अब यहीं से कर ले, लेकिन अब कोई भविष्य में करेगा तो उसको हम इन्हीं का नंबर देंगे कि 11 दिन में जाओ और कर लो। तो समझ आए मेरी बात? एक्चुअली मैम, यहाँ पे ना बड़े बड़े डॉक्टर भी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, MD वगैरह, वो भी ऐसे क्लासेस और ये कर रहे हैं ना, दे आल्सो प्रेफरिंग कि आप कर सकते हो। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि एज ऑफ 53, 63 यू कैन जॉइन द कोर्सेज एंड यू कैन टीच। ये कहाँ तक ये है, या मनी ओरिएंटेड ही माइंड है इनका, आई डोंट नो। देखो, ज्ञान प्राप्त करना वो अलग मैटर है। जो बड़े लोग हैं वो सीखे इसलिए कि उन्हें सिखाना है, लेकिन वो वही सेम प्रैक्टिस ना करें, केवल आसन की प्रैक्टिस को उतने ही आसन करें जो उनके लिए ठीक है। ठीक है, और जो टफ आसन है उनके बारे में जानकारी रखें कि वो हमें सिखाने हैं। एक बात बताओ कि यदि ऐसा हो कि एक बच्चा और एक 50 साल का व्यक्ति सब चीज़ सिमिलर हो, तो फिर कुछ अंतर ही नहीं बचेगा दोनों के बीच में। ठीक है, बच्चे होते हैं वो कुछ नया सीखते हैं जानने के लिए, जब बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा सीखें कि स्वस्थ रहें और दूसरों को सपोर्ट कर पाएँ, वो इसलिए सीखते हैं। तो वहाँ पर आसन को जिनको पता नहीं है उनके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर बता दें कि एडवांस आसन का कोई भी लाभ नहीं होता है, या नोट कर लो कहीं पर भी, एडवांस आसन का कोई भी लाभ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो एडवांस आसन से आप कितना भी बॉडी को तोड़ मरोड़ दो, कैसे भी मोल्ड कर दो, आसन से लाभ तो तब होगा जब आपकी सांसें स्थिर होंगी जहाँ पर। ठीक है,
जब तक ब्रीदिंग जो हमारा श्वास लेने का पैटर्न है ये हमारा रिदमेटिक मोड में नहीं आएगा तब तक आपको आसन के कोई लाभ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो ठीक है कि हम कुछ और करें, अभी यंग एज के लोग हैं तो वो प्रैक्टिस करना कुछ बुरा नहीं है, वो तो एक अच्छी चीज़ है कि हम एक अचीवमेंट होगा हमारी लाइफ में। लेकिन ये कह दो कि केवल वही एक माध्यम है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो बड़े लोग हैं उनके लिए प्राणायाम, ध्यान और जो सूक्ष्म व्यायाम, सबसे अधिक जो लाभ मिलता है योग में वो है सूक्ष्म व्यायाम का। ठीक है, मेरा बहुत लंबे समय का अनुभव है और हम जिस यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने काम किया है वो एक स्पेसिफिक मोड पे वहाँ काम होता है। ठीक, सबसे अधिक जो लाभ मिलता है वो सूक्ष्म व्यायाम का है। आते ममता जी, दूसरा सूक्ष्म व्यायाम का भी लाभ कब मिलता है? जब पूरा प्राणायाम उसमें शामिल होता है। मीन्स यदि हमने बोला पैर के प्राणायाम जब कराते या हमने हाथ लिया, हमने कहा 1, ठीक, इट मीन्स इनहेल, 2 स्ट्रेचिंग कंप्लीट और 2 मीन्स एक्सेल। जब पूरा रिदम होता है, प्राण जुड़ता है हमारे सूक्ष्म व्यायाम के साथ, तब आपको सूक्ष्म व्यायाम का पूरा लाभ मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग प्राणायाम पर। प्राणायाम में भी जब तक आप चेन सिस्टम में 20 मिनट्स प्राणायाम की प्रैक्टिस 9 मंथ्स नहीं करते हैं तब तक आपको प्राणायाम का कोई लाभ नहीं मिलता है। जब चेन सिस्टम में प्राणायाम करते हैं 20 मिनट्स डेली विदाउट एनी ब्रेकिंग और नेवल ब्रीदिंग के साथ करते हैं, मीन्स श्वास कहाँ तक जा रहा है आपका? नाभि तक जा रहा है, तब आपको प्राणायाम का फायदा मिलता है। आप देखेंगे एक दिन भी 20 मिनट चेन सिस्टम में नाभि तक श्वास लीजिए और धीरे से श्वास को छोड़िए। ये प्राणायाम करेंगे तो आपको लगेगा एक दिन में हमारे जो विचारों की संख्या थी वो कितनी कम हो गई है। और प्राणायाम है क्या? जितने हमारे विचार हैं, मन जो है हमारा, जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन प्राण के साथ कनेक्ट होता है। जितना जितना स्लो ब्रीदिंग होती है उतना उतना जो हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं वो डाउन होते चले जाते हैं। और जितने विचार कम होंगे उतना प्राण गहराई से हमारा पूरे शरीर में फैल रहा होगा। ठीक, और जितना प्राण पूरे शरीर से प्राणायाम के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है उतना हमारे जो बॉडी की एक एक सेल है उसमें जो हम लोग एयर लेते हैं उसके साथ ऑक्सीजन पहुंचता है। और जब ऑक्सीजन आपके बॉडी के एक एक सेल में पहुंचता है तो आपका शरीर बीमार नहीं रह सकता है, ना शारीरिक तौर पे और ना मानसिक तौर पे। ठीक, तो जब एक सिस्टम को एक चेन के साथ समझेंगे कि चीज़ें हैं क्या, अभी हम क्या करते हैं सबको अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है, जबकि योग क्या है? योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। जिस दिन ये बात समझ में आएगी तब आपको लगेगा कि जो योग की प्रैक्टिस करते हैं उसके रिजल्ट क्या आते हैं। ठीक, अभी आपको इतना शायद अभी आप लोग तुरंत क्लास से जुड़े हो तो हो सकता है कि मेरी बात अभी समझने में आपको टफ लग रहा हो, लेकिन जब आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि योग बॉडी, माइंड और सोल तीनों को एक साथ ही कनेक्ट करता है, अलग अलग कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो लोगों को मानिक जैसे बोला तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो क्या है कि जो कुछ हो रहा है समाज में रोक नहीं सकते हैं, बट हम सही समझें और जब मेरी बारी आए तो सही मैसेज देंगे, बस इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरी बात समझ में आई ममता जी और मानिक जी? जी मैम। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, भोजन के संबंध में देखेंगे, पढ़ेंगे ममता जी। भोजन योगा अभ्यास के लगभग 10 से 15 मिनट के बाद स्नान करके आहार ले सकते हैं। भोजन में सात्विक पदार्थ हो, तले हुए गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से पाचन तंत्र विकृत हो जाता है। आसन के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। एक बार चाय पीने से यकृत आदि कोमल ग्रंथियों के लगभग 50% सेल्स निष्क्रिय या कमजोर हो जाते हैं। इससे आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि चाय से कितनी हानि है। ये भी स्वास्थ्य की एक भयंकर शत्रु है जो शरीर रूपी पावन मंदिर को विकृत कर देती है।
इसमें एक प्रकार का नशा भी होता है। निरंतर लेने से व्यक्ति इसका अभ्यस्त आदि हो जाता है। जठराग्नि को मंद करने एवं अलिप्ति, गैस, कब्ज आदि रोगों अम्लपित्त एसिड होता है, अम्लपित्त। हाँ जी मैम, अम्लपित्त, गैस, कब्ज आदि रोगों को उत्पन्न करने में चाय और अंग्रेजी दवा इन दोनों की हानिकारक भूमिका होती है। शाकाहार संतुलित एवं पौष्टिक आहार, शाकाहार जी मैम, शाकाहार संतुलित एवं पौष्टिक आहार की उत्तम स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। शाकाहार संतुलित एवं पौष्टिक आहार ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। जी मैम। देखो, ये अभी हम लोग देख रहे हैं योगाभ्यास के लगभग 10 से 15 मिनट के बाद स्नान कर आहार ले सकते हैं। पहली चीज़ सब ध्यान रखेंगे कि योग अभ्यास जब भी करें तो 10 से 15 मिनट के बाद ही नहाएंगे। ठीक है, तुरंत नहाने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है, क्योंकि जब हम लोग योग अभ्यास करते हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी में हीट बढ़ती है और बाहर से ठंडा पानी फिर वो ठीक नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। दूसरा है, इसमें आसन के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। एक बार चाय पीने से यकृत जो है उसके 50% जो सेल्स हैं वो डाउन होते हैं। तो समझ लें यकृत क्या है, हमारा लिवर है। ठीक है, लिवर को हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन क्या है, लिवर है हमारा। फर्स्ट जो हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, सेकंड है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर। तो इसमें क्या है कि जब हम लोग तुरंत चाय पीते हैं, खाली पेट चाय पीते हैं, तो क्या है कि हमारे जो सेल हैं बॉडी के, उनकी जो एनर्जी है वो डाउन होती है। यदि चाय पीनी भी है तो कोशिश करें कि भोजन के बाद पिए, खाली पेट ना पिए। खाली पेट पानी पिए, या फिर जो हमारे तुलसी वाला पानी, या सुबह कोई नींबू पानी है, शहद पानी, ऐसा कुछ तो ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट सडन जो चाय होती है उसको ना लें, क्योंकि चाय में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत नुकसान करती। पहली चीज़, जब दूध वाली चाय लेते हैं, दूध और चीनी जब एक साथ मिलते हैं तो एसिडिटी बनती है। ठीक है, तो खाली पेट एसिड बनना शुरू होता है, पहली चीज़। सेकेंड क्या है, जो चाय की पत्ती है वो हार्मफुल है हमारे लिए, तो इसलिए कहा जाता है कि पहले तो चाय ना ही पिए तो वो बहुत अच्छा, ग्रीन टी वगैरह ले लें, जो अदर पेय पदार्थ हैं उनमें से कुछ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत मन करता है कि मैं पीना है तो थोड़ी चाय पिए, और वो भी भोजन के बाद पिए। भोजन के बाद का मीन्स भोजन करने के आधे घंटे बाद फिर आप पिए। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी दवाएं हैं, अंग्रेजी दवा, जैसे चाय नुकसानदायक है, वैसे जो हमारी एलोपैथी मेडिसिन है वो भी नुकसानदायक। एलोपैथी मेडिसिन कब लें, जब एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। ठीक है, यह कोई सीजेरियन केस है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, ऑन द स्पॉट इसमें कोई एक्शन लेना है, उस टाइम पे तो आप कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ क्या करना चाहिए कि जो हमारा नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी में जो नेचर के साथ जुड़कर जो भी ट्रीटमेंट लिए जाते हैं वो लें। अपनी डाइट को अच्छा करें, अपनी प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार, वेदर के अनुसार डाइट लें। जो आपके लिए योग सूटेबल हो उन योगाभ्यास का चुनाव करें। सही समय सोने का निर्धारित करें, सही जगने का। सही समय सोने का क्या है, जो हमारा सर्केडियन रिदम है बॉडी का, वो क्या है, 9 से 4, 9 से 10 के बीच है हमारी बॉडी का जो क्लॉक है, सर्केडियन रिदम है। अभी हम लोग कर क्या रहे, कभी भी सोते हैं, तो फिर कभी भी सोएंगे तो बॉडी की जो अपनी नेचुरल प्रोसेस है काम करने की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये क्या है कि हमें ठीक रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तो सोने और जगने का टाइम ठीक करें। जब सोने जा रहे हों तो फिर क्या करना है, बहुत ध्यान से अपना जो मोबाइल है वो सोने के समय तो दूर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, अभी जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको हार्मोन्स जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये सब चीज़ें कैसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो रूटीन सोने जगने का ठीक करना है, भोजन लेने का रूटीन ठीक करना है। भोजन ऐसा ले जिसमें आयरन, कैल्शियम हो और फाइबर अधिक से अधिक हो, ताकि जो फाइबर होता है वो हमारी बड़ी आंत में चिपकता नहीं है जाकर।
तो ये चीज़ें क्या हैं, और फिर जो आपके लिए सुटेबल हो वो योगाभ्यास करें। बस इतनी सी चीज़ों को जैसे ही आप ठीक करेंगे, आप देखेंगे विद इन 1 मंथ में ही आपका जो अपना जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या मेंटल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, सभी में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी हम जब तक चीज़ों को ठीक ढंग से जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम फेस करेंगे, और जब हम प्रॉब्लम जैसी है उसको ठीक समझकर सही उसका उपचार करेंगे, रेमेडी लेंगे, तो फिर वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्वास प्रश्वास का नियम पढ़ेंगे ममता जी। श्वास प्रश्वास का नियम। आसन करते समय सामान्य नियम है कि आगे की ओर झुकते समय श्वास बाहर निकालते हैं तथा पीछे की ओर झुकते समय श्वास अंदर भरकर रखते हैं। श्वास नासिका से ही लेना है और छोड़ना चाहिए, मुख से नहीं, क्योंकि नाक से लिया हुआ श्वास फिल्टर होकर अंदर जाता है तथा स्वर यंत्र का संतुलन बना रहता है। किसी एक आसन में जब लंबे समय तक स्थिर होते हैं तो श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। सूक्ष्म व्यायाम के समय लंबे श्वासों का अभ्यास करना चाहिए। दृष्टि। आंखें बंद करके योगासन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मानसिक तनाव एवं चंचलता दूर होती है। सामान्यतः आसन एवं प्राणायाम आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। देखिए, पहले श्वास प्रश्वास का नियम देख लें। अभी हमने बोला था कि कोई भी आसन या सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो श्वासों के रिदम के साथ करेंगे, ठीक है, कि कब श्वास लेना है और कब श्वास छोड़ना है। श्वास लेना कहाँ से है? नाक से लेना है, मुख से लेना है, लेकिन वो स्पेसिफिक आसन, स्पेसिफिक प्राणायाम में, जैसे शीतली, शीतकारी प्राणायाम में और कागी मुद्रा में, वहाँ तो मुख से लेना है। लेकिन जो सामान्यतः जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तब क्या करना है, तब हमें नाक से ही श्वास लेना है। दूसरा है नीचे दृष्टि। आंखें बंद करके भी योगाभ्यास कर सकते हैं। आंख बंद करते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन आंख बंद करके अच्छा वही लोग फील करेंगे जो संसार से बहुत अटैच्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि संसार से जो लोग ओवर अटैच्ड है वो आंख बंद करेंगे तो थोड़ी देर बाद उनको लगेगा सिर फट रहा है मेरा, इतने विचार आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप संसार को संसार जैसे यूज़ करेंगे कि बस एक कर्तव्य के नाते हम सब काम कर रहे हैं अच्छे से, उसके बाद अपने आप में आते हैं, तब आंख बंद करना अच्छा लगेगा, ठीक। क्योंकि लोग पूछते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं कि आंख बंद करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं, बहुत इरिटेशन होता है, ऐसा लगता है कि सिर फट रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मतलब इस तरह का इरिटेशन आता है, और लगेगा कि आंखों में जलन हो रही। तो ये सब कब हो रहा है? जब आप बहुत ज़्यादा संसार से अटैच्ड होते हैं तब आंख बंद करते हैं। और जब आप संसार को केवल कर्तव्य के भाव से देखते हैं कि केवल संसार में हमें अपना कर्तव्य निभाना है, तो फिर आंख बंद करना आसान होता है। क्योंकि आंख बंद करने से हमारी जो एनर्जी है वो इनसाइड हो जाती है। इनसाइड जब एनर्जी होती है तो हमें एक फोर्स मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है प्राणायाम मेडिटेशन करने के लिए। और जब हमारी एनर्जी बाहर जा रही होती है तो फिर हम उतना सपोर्टिव नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। तो दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन मान लो कि आपका अभी नए बिगनर्स लोग हैं जो अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने, तो उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो आंख बंद करके कर पाएँ, तो उन्हें क्या करना है, आंख खोल कर ही अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे जब आपकी कंडीशन अच्छी हो जाए तो आंख बंद करके भी कर लें। फिर हमने बताया सब कुछ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि अपनी काउंसलिंग जरूर करनी है। जब सही बात को सही तरीके से समझ लेंगे तभी कुछ करना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आगे देखेंगे, एक बार ममता जी पढ़ेंगे जी। क्रम। यदि कोई आसन दाईं ओर से करे तो उसे बाईं दिशा से भी करे। इसके अतिरिक्त आसन को एक ऐसा क्रम निश्चित कर ले कि प्रत्येक अनुवृत्ति आसन से विघटित दिशा में भी पेशियों और संधियों का व्यायाम हो जाए। उदाहरणतः सर्वांगासन के पश्चात मत्स्य आसन, मंडूक आसन के पश्चात उष्ठासन किया जाए। नवा अभ्यासी शुरू में
मैम ये हिंदी का 4 से क्या? एक मिनट, उसको ऊपर से पढ़ते हैं पहले। उदाहरणतः सर्वांगासन के पश्चात मत्स्यासन, मंडूकासन के पश्चात उष्ट्रासन किया जाए। नवाभ्यासी मीन्स बिगनर्स के लिए जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शुरू में 2-4 दिन मांसपेशियों संधियों में पीड़ा अनुभव करेंगे, अभ्यास जारी रखें। मीन्स जो लोग बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं, मान लो नए लोग हैं, आज ही योगाभ्यास करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें 2 से 4 दिन क्या होगा, थोड़ा सा बॉडी में पेन फील करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सडन बॉडी में स्ट्रेचिंग आई है, इसलिए करेंगे। और यदि वो कंटिन्यू रखेंगे तो उनका पेन आफ्टर 1 वीक रिलीफ भी हो जाएगा। लेकिन उन्हें लगेगा कि आज हमने किया, 2 दिन क्या पेन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर छोड़ेंगे तो जब वो करेंगे फिर वही कंडीशन आएगी, क्योंकि बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बस आज आपने जो किया बॉडी तुरंत एडजस्ट कर ले। बॉडी अपने एक रिदम में चल रही है, उसको नई चीज़ मिलेगी तो उसे कम से कम 1 वीक का टाइम चाहिए एडजस्ट करने के लिए। इसके ऊपर लिखा हुआ था, यदि कोई आसन दाईं ओर से करें तो बाईं ओर करें। ये वही काउंटर पोज हो गया, ठीक। जो मान लो हम लोग कर रहे हैं तिर्यक ताड़ासन या कटी चक्रासन, ठीक, मतलब लेफ्ट किया तो दाएं, राइट किया, हस्तोत्थानासन किया और फिर पादहस्तासन किया, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन किया, उष्ट्रासन किया। तो ये अपना कॉमन सेंस रखना है कि कौन सा आसन है, इसका काउंटर पोज क्या होगा। यदि आगे झुके हैं इट मीन्स पीछे झुकने वाला करना है, पीछे झुके हैं तो आगे झुकने वाला करेंगे, लेफ्ट साइड झुके हैं तो राइट साइड करना है। बस इसका ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। आगे देखेंगे, विश्राम वाला देखेंगे जी। आसन करते समय जब जब थकान हो तब तक शवासन या मकरासन में विश्राम करना चाहिए। थक जाने पर बीच में विश्राम कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऊपर वाला जो कंप्लीट कर रहे थे उसमें एक पैराग्राफ, तो कुछ लाइंस इनकम्प्लीट थी। जैसे जिसको अनुकूलता हो तदनुसार लेटकर किए जाने वाले आसन एवं व्यायाम प्राणायाम को ध्यान से पहले भी कर सकते हैं तथा बाद में भी कर सकते हैं। शीतकाल में पहले थोड़ा व्यायाम व आसन करने से अनुकूलता रहती है। मतलब सर्दी का समय है तो पहले आसन करते हैं तो थोड़ा सा शरीर में गर्मी आ जाती है, तब करेंगे तो ठीक रहेगा जो आगे अभ्यास करने हैं। और ध्यान की बात है तो आप सबको बता दें, ध्यान इतना आसान नहीं है, ठीक है। ध्यान के लिए बाहर से कुछ नहीं करना, फिर हमने बोला एक प्योरिटी चाहिए ध्यान के लिए। तो उसके लिए एक छोटा सा जो स्टेप हो सकता है वो ये है कि आप लगातार चेन सिस्टम में यदि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जितना जितना आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, हार्ट आपका ब्लेसिंग्स से भर जाएगा, दूसरों को क्षमा करने के लिए रेडी होगा, तब आप ध्यान के करीब हो सकते हैं। फिर है इसमें विश्राम की बात कर रहे हैं तो आसन करने के बाद सभी को पता है कि हमें शवासन करना चाहिए। जब भी आसन की प्रैक्टिस कर लें तो शवासन का अभ्यास करें। और मकरासन क्या है, मकरासन में विश्राम करने से, मकरासन क्या है, दोनों साइड से किया जाता है, लेफ्ट और राइट एक साथ करते हैं, ठीक है। अभी सुबह कभी करेंगे, करवाते हैं बच्चे इसमें जुड़े हुए स्पोर्ट्स वाले, तो उनको हम करवाते हैं आसन। तो ये क्या है, ये विश्राम करने का एक तरीका है। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। और आप लोगों का एक होमवर्क है जो डेली ध्यान से करना है कि अपना सिलेबस डेली रीड करना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि सिलेबस जब डेली रीड करेंगे तो आपके माइंड में सिलेबस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दूसरा, जो हमने अभी तक कंटेंट पढ़ा है उसका टू द पॉइंट आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इतना आपका होमवर्क है। अब मुनि जी आप 1 मिनट में अपनी बात बोलेंगे, क्योंकि मुनि जी आपने हाथ खड़ा किया था, रेस किया था हैंड, लेकिन कुछ और लोगों की बात हो रही थी तो हमने आपको जवाब नहीं दिया था। हेलो मुनि जी। हाँ, बोल रही हूँ मैं विद्या रानी। धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रही थी, मैं काफी समय से थायराइड की टैबलेट ले रही थी। जब से मैं सुबह वाली क्लास मैंने अटेंड की है, मैंने अपने आप ही नेचुरली छूट गई, मुझे याद ही नहीं रही। काफी दिन हो गए, आज याद आई है। एक दिन और याद आई थी तो मैं भूल गई बताना क्लास में। अब मैं लेती नहीं हूँ उस चीज को। मुनि जी ये क्लास हमारी हेमंत भैया की सब लोग अटेंड करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये जो क्लास है इसका हमारा उद्देश्य है, हमारा हेमंत भैया का, कि ये क्लास शिक्षा नहीं, शिक्षा को विद्या में कन्वर्ट करना है, ठीक है। योग को अनुभव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि योग क्या है, एक हमारा जीवन है पूरा,
ठीक है, बोलेंगे पूजा जी, फिर शांति पाठ करेंगे। आपका नंबर दिया है बिटिया, आपका नंबर दिया मैंने डॉक्टर साहब, 2 हैं, तो सुषमा जी हैं, एक आशा जी हैं। उन्होंने मुझे देखा है और उन्होंने सुना है ये इतनी आगे बढ़ गई है, पहले उनसे मैं पढ़ती थी तो किसी ने बता दिया, तो उन्होंने फिर आपका नंबर लिया और फिर सारे में प्रचार किया। देखो उन्होंने इतनी उन्नति करनी है उस क्लास में जाकर के, तो मैंने आपका नंबर दिया है, कोई आपसे बात करेंगे। 2 नाम की सुषमा जी हैं और आशा जी हैं। ठीक है मम्मी जी, सबका स्वागत है। ठीक है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम और हेमंत भैया आगे बढ़े। बोलेंगे पूजा जी, क्या कह रहे हैं? मैम ये ध्यान का जो आपने बोला ना, तो मतलब मेरे साथ ये होता है कि ध्यान कभी कभी बहुत, मतलब मेरा पहले बहुत रेगुलर था मेडिटेशन का और बहुत अच्छा होता था, लेकिन आपका कभी कभी ना उतना अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं मेडिटेशन में कभी नहीं होते, तो मुझे फिर यही आपसे पूछना था कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। इसका पूजा जी जवाब कल देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। ठीक है, बोलेंगे मानिक जी क्या कह रहे हैं, बस आपकी बात सुन लेंगे, आंसर बड़ा होगा तो कल देंगे। ठीक है, बोलिए क्या कह रहे हैं। मैम मेडिटेशन करते हैं ना, तो कभी कभी हम इतना डीप चले जाते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं देते हैं, वो सही है या गलत है, कि कॉन्शियस रहना है या क्या इसको होना बिल्कुल चाहिए? सही आंसर देंगे, ठीक है, लेकिन इसको क्लास में देंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें, इसे शॉर्टकट इसमें नहीं देंगे, प्रॉपर आंसर देंगे। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सभी को प्रणाम।